मेरा नाम अशोक कुमार भगवान भाई परमार है। मैं 10 तक पढ़ा हुआ हूँ और 20 साल से गुजरात के अहमदाबाद में शाहपुर रोड पे सड़क पे मोची काम करता हूँ, फूड पॉलिश और मोची काम। 2002 में मीडिया में मेरी जो तस्वीर आई उसके बाद में मेरे को काफ़ी तकलीफ हो गई। तकलीफ इसलिए मेरी गलत इमेज हो गई थी, बराबर है। तो हमारे यहाँ के जो मुसलमान हैं वो तो मुझे बचपन से जानते हैं, उनकी तरफ से तो मेरे को कोई नफरत या खतरा नहीं था। लेकिन बाहर जो मीडिया ने मेरे बारे में गलत चलाया था, बोले बजरंग दल वाला है, बीजेपी वाला है, मुसलमानों को बहुत नुकसान किया है, तो उनके तरफ से मेरे को खतरा हो गया था। और एक बार मुझ पर उन्होंने फायरिंग भी किया था, लेकिन मैं बच गया था क्योंकि अपने बेगुनाह इंसान है और बेगुनाह इंसानों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसके साथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाले कुछ नहीं जानते कि इंसान कैसा है, लेकिन ऊपर वाला तो जानते कि इंसान कैसा है, बराबर। अपने दिल में क्या है, दिमाग में क्या है। और यहाँ इसी तस्वीर वजह से हमारे इलाके में मुसलमानों का थोड़ा नुकसान हुआ था, जो हमारी बस्ती से थोड़े दूर है। उन लोगों ने उनकी उस दिन तो कोई नुकसान नहीं हुआ था उनका, रात को पुलिस आई थी और उनको सही सलामत रात के रिलीफ कैंप में ले गई थी। लेकिन दूसरे दिन जब सब लावारी जैसा पड़ा था ना, तो पब्लिक की टोले ने इकट्ठा पब्लिक जो आ रही थी सड़क पे, वो लूटपाट चालू कर दिया था। और जब उनको रिलीफ कैंप में ले गए थे अगले दिन, तो जब दंगा ख़त्म हो गया, दंगा ख़त्म होने के बाद जब उनको एफआईआर बोलने का बोला ना, तो उनकी एफआईआर में उन्होंने मेरा नाम लिखा दिया मीडिया की वजह से। वो यूँ समझे कि यही बजरंग दल वाला बीजेपी वाला होगा। और जो गुजरात में मुसलमानों का अत्याचार हुआ उसकी वजह से यहाँ के मुसलमानों में बीजेपी और के लिए बहुत वो नफरत का भाव था। कहाँ के एफआईआर में आपका नाम आया? कौन सी जगह पे एफआईआर हुआ? शाहपुर दरवाजा। शाहपुर दरवाजा, हाँ जी। मैं फतेहसाब बस्ती है मुसलमान। तो तस्वीर से जो सबसे पहली तकलीफ आपकी तरफ आई वो एफआईआर आपके खिलाफ होगा? हाँ, बिना आपकी किसी भूमिका के? हाँ नहीं, पहला तो मुझ पर फायरिंग हो चुका है। एफआईआर से पहले फायरिंग हो चुकी है? एफआईआर के पहले मुझ पर फायरिंग हो चुका है, उसी टाइम पे, दंगों के टाइम पे। तो कैसे फायरिंग हुआ यहाँ? जब मैं यहीं इसी तरह मैं काम कर रहा था, मेरी दुकान पर फूड पॉलिश कर रहा था, मैं अकेला ही बैठा था वो टाइम पे, गर्मी का माहौल था, 3 बजे का टाइम था, शाम 3 बजे। हाँ 3 साढ़े 3 का टाइम हुआ। और मेरे जो पड़ोसी है उसको मैंने चाय लेने भेजा था और मैं ऐसे ही अपनी सर झुका के काम कर रहा था। तो एक बाइक आई, उस पर 3 जवान नौजवान लड़के थे, सर पे ऐसे वो मुंह छुपा के बांधा हुआ था। उसमें से पीछे वाले ने मुझ पर यहाँ से हाथ लंबा करके मुझ पर गोली मारने की कोशिश की, लेकिन मेरी नज़र पड़ गई थी तो मैंने अपना बचाव कर लिया था, तो उनका निशाना चूक गया था ऐसे। अब बच गया था मैं। और फिर वो चले गए थे, फायरिंग करके तुरंत ही चले गए थे। जी। आपसे किस तरह लोगों ने संपर्क किया? इस तस्वीर के आने के बाद किस किस तरह के लोग आपके पास आए? अभी तक तो ऐसे कोई आया नहीं है, लेकिन कोई मुसलमान कस्टमर आता है, बराबर है, बाहर का, वो दूर से मेरे को नफरत की नज़र से देखता है। अभी मैं मुसलमान के लिए मैं जाता हूँ खाने के लिए, मैं सब खाता हूँ, मांसाहार बासार अपने सब खाते हैं, तो मुसलमान इलाके में जाना पड़ता है, मुसलमान इलाकों में जाना पड़ता है, तो वो लोग मुझे नफरत की नज़र से देखते हैं वहाँ, गलत इमेज की वजह से। तो आपको बुरा लगता है? आपकी इस तरह की इमेज बनी है तो बुरा लगता होगा? ये सब दोषी मीडिया है ना, मुसलमानों का कोई दोष नहीं है इसमें, क्योंकि मुसलमानों का भी सामने नुकसान हुआ है ना गुजरात में, तो आज उनके दिल में भी थोड़ा गुस्सा या आक्रोश तो होगा ना। मीडिया को दोष दे रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर तो आपने खुद अपनी मर्जी से दी थी। तस्वीर मेरी मर्जी से थी, लेकिन मीडिया ने गलत इस्तेमाल किया है ना उसका, मैं वो बोल रहा हूँ ना। तो मीडिया को कैसे मुसलमानों पे अत्याचार हुआ, जिस इलाके में अत्याचार हुआ वहाँ के किसी इंसान की तस्वीर दिखानी चाहिए ना, जिन्होंने अत्याचार किया है उस इलाके की तस्वीर दिखानी चाहिए। हमारे इलाके में मुसलमान पे कोई अत्याचार नहीं हुआ है। उसमें आपके खिलाफ तो कुछ लिखा नहीं लोगों ने, सिर्फ वो तस्वीर चली आप। हाँ, तो उसमें क्या है कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि गुजरात के दंगों में मेरा या मेरी सरकार का कोई हाथ नहीं है, 5 करोड़ की जनता का गुस्सा और आक्रोश का रिएक्शन हुआ है, तो मीडिया वाले ने मेरी तस्वीर को 5 करोड़ का प्रतीक सिंबल बना दिया। ऐसा है, पर्सनल मेरे बारे में मीडिया कुछ लिखता नहीं है ना, हमारे इलाके के बारे में 5 करोड़ का मेरे को प्रतीक बनाया, जैसे कुतुबाई अंसारी का फोटो पीड़ित का होता है, जैसे मेरे को अत्याचारी का प्रतीक बना दिया है। तो ये बुरा लगता है? बुरा तो लगेगा, अत्याचारी थे नहीं, लेकिन आप। मैं अत्याचारी हूँ नहीं, अत्याचार किया नहीं, अत्याचारी मैं खिलाफ हूँ। मैंने तो सिर्फ गुजरात में जो पूरा हुआ अत्याचार हुआ उसके खिलाफ खाली गुस्सा और आक्रोश दिखाया था। और ये तो हर इंसान का अधिकार है, तो किसी बुरी घटना के सामने अत्याचार के सामने आवाज उठाए तो अपना अधिकार है, चाहे वो किसी के साथ भी हो। आज औरत के साथ भी अत्याचार है तो औरत को भी अधिकार है वो उसके सामने आवाज उठाए, हर अधिकार है इंसान का।
लेकिन ये तो आपकी तस्वीर से ये लोगों तक ये मैसेज गया ना, किसी ने आपके खिलाफ तो कुछ नहीं लिखा, ये भी नहीं लिखा कि आप दंगों में शामिल थे, लेकिन आपकी तस्वीर इस तरह की थी और वो तस्वीर आपने खुद अपनी तैयारी से, अपनी मर्जी से मेरी मर्जी से उस फोटोग्राफर को दी थी। तो उस फोटोग्राफर का क्या कसूर? उसने सिर्फ फोटो क्लिक ही किया था, आपकी फोटो लेकर गया। जो तस्वीर आपने दी थी वही फोटो तो वो लेकर गया, तो इसमें मीडिया का क्या कसूर? अब इसमें क्या है कि हिंदुस्तान की जो राजनीति है ना, हिंदुस्तान की जो राजनीति और सामाजिक जो अभिगम है ना लोगों का, उसमें क्या है, अगर किसी समुदाय के लोग अगर 1000-2000 पब्लिक कोई गलत काम करती है ना, तो उसके लिए पूरी कौम को जिम्मेदार गिना जाता है। अब मैंने तो किसी पे कोई अत्याचार नहीं किया, ना हमारे आजू बाजू किसी मुसलमान पे होने दिया था, लेकिन उसके बाद गुजरात में जो मुसलमानों पे अत्याचार हो गया कुछ जगह दूसरे इलाकों में, उसकी वजह से मुसलमान पूरी कौम को नफरत की नज़र से देखते हो गए थे। इस घटना के बाद वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की? नहीं, वो कोई भी मेरे पास गया, ना मैं किसी के पास गया हूँ, मुझे क्या लेना देना किसी से। ये सिर्फ एक इत्तेफाक था कि आपकी इस तरह की फोटो आ गई? हाँ, यहाँ से मैं अपने घर जा रहा था, बीच में मीडिया वाले मिल गए, तो मैंने गुस्सा और आक्रोश दिखा दिया, बस पक गया। और वो फोटो आ गई? और वो फोटो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में लगा दी। अब तो इस घटना को, जब मैंने फोटो दी ना, तब मुझे ऐसा अंदाज नहीं था, मैं तो यूँ समझता कि गांधी बाबू का गुजरात है, हम तो यहाँ की पब्लिक अहिंसा में मानती है, अपने को ऐसा अंदाज नहीं था कि इतने सारे मुसलमान मारे जाएंगे। ऐसा पहले कभी हुआ भी नहीं है गुजरात में। लेकिन आपकी वो फोटो जो थी उससे तो बहुत गुस्से में दिख रहे थे, बहुत नाराज भी दिख रहे थे, और फोटो बहुत एग्रेसिव फोटो थी। अब गुस्से की तो मेरी वजह ये थी ना कि पहली बात तो कि गुजरात में जो हुआ बहुत बुरा हुआ था, वो इंसानियत के भी खिलाफ था और इस्लाम के भी खिलाफ। जब तक मैं हम मुसलमानों के साथ ही रहा हूँ, छोटे से बड़ा हुआ, हमारी वहाँ भी बस्ती में मुसलमान थे, मैं मानता हूँ कि इस्लाम इंसानियत और कुर्बानी का धर्म है, और इस तरह का अंधा धर्म के नाम पे तो नहीं होना चाहिए। अपनी बस्ती में आपने कुछ लोगों की जान भी बचे, ऐसे हाँ। कुछ मुस्लिम परिवारों के लोगों की? हमने जान नहीं बचे, लेकिन हमने बाहर से अगर कोई दंगा आने की कोशिश करता तो हमने उन्हें रोका, उनको सलामत रखा, सलामत रखा। हाँ, उनको बाहर नहीं निकलने दिया, ना किसी को अंदर घुसने दिया। आप बाहर खड़े रहे? हाँ, हम जो चाली का गेट होता है ना, वहीं पे खड़े रहे थे बस्ती वाले। अब इन 12 सालों में आपका जीवन यापन कैसे हुआ? अभी भी आप उस समय जूतों का काम करते हाँ। थे, आज भी आप सड़क मुझे पे तो कोई बैठ के- फर्क नहीं पड़ा है, तो हमें तो आज़ादी का भी कोई फायदा नहीं हुआ है। दंगों की तो बात छोड़ो, आज़ादी जो हिंदुस्तान को 65 साल हो गए ना, आज़ादी का हम गरीब को आज तक कोई फायदा नहीं हुआ है। बीच में आपको अपने जूते का मेरा दादा भी यही काम करता था, मेरा पिताजी भी यही काम करता, मैं भी यही करता हूँ, चाहे किसी की भी सरकार आई हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, हमको आज़ादी का आज तक कोई फायदा नहीं हुआ है। बीच में आपको अपने जूते का काम भी छोड़ना पड़ा था? नहीं, काम तो मैंने नहीं छोड़ा है। बीच में आप सिक्योरिटी गार्ड, वो तो मकान के प्रॉब्लम की वजह से छोड़ा था। आपको छोड़ना पड़ा? इस इलाके में जो मेरा किराए का मकान था ना, वो मैंने खाली कर दिया था, तो मैं दूसरे इलाके में रहने गया था और वहीं पे रहता था, तो वहीं पे नौकरी करता था, दूसरी सिक्योरिटी गार्ड की। हाँ। तो और जब यहाँ अपना वापिस मकान का सेटिंग हुआ तो मैं अपने धंधे पे वापिस आ गया, तो बाकी किसी की और परेशानी नहीं है। तो अभी आमदनी को लेकर कभी चिंता नहीं होती? और आमदनी कैसे आमदनी बढ़ेगी? की तो चिंता बोलते, लेकिन और करे भी कि आप ज़्यादा माँ बाप छोटा था तब माँ बाप मर गए, बराबर है, 10-12 साल की उम्र माँ बाप मर गए, जैसे जैसे 10 तक पढ़े और अच्छी अभी नौकरी भी करने जाए, 10 तक ही पास किया, ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं हूँ, बराबर। नौकरी करने जाऊँगा तो भी 4-5 हज़ार से ज़्यादा कोई देने वाला नहीं है, यहाँ 6-7 हज़ार कमाते हैं, अपना चलता है। आपकी उम्र भी 40 पार हो गई? हाँ, वो 40 होने आया, 39 तो गया। और अब तक शादी भी नहीं की आपने? शादी का वही प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, गरीबी। मतलब शादी के लिए कभी कोशिश भी नहीं की? कोई मैंने नहीं रिश्ता- की कभी कोशिश, रिश्ता भी क्योंकि कोई- मैं बहुत स्वाभिमानी इंसान हूँ, इसलिए कोशिश हाँ। नहीं। शादी के लिए कभी किसी रिश्तेदार के पास भी पैसा नहीं मांगा, ना किसी के पास मांगा है। हाँ, अपने पास होता तो कर लेता। मेरे पास शादी कम से कम, शादी समाज के रिश्ते करने जावे तो आज के माहौल में भी 1 लाख रुपया तो चाहिए, हमारी समाज की जो है उससे। और उस टाइम का जो माहौल था उसमें भी 50-60 हज़ार होता था। इतने पैसे आप अब तक नहीं जोड़ पाए? 1 लाख नहीं जोड़ पाया। मतलब अब आप ये काम शायद महंगाई बढ़ती जाती है, कैसे जोड़ पाएंगे? हर चीज़ का, चाय का भाव बढ़ गया, खाने का भाव बढ़ गया, मकान का किराया बढ़ गया, हमारा जो दुकान का माल सामान रहता है उसका भाव बढ़ गया, तो हम हमारी यहाँ तो बढ़ते ही सकती है ना, हमारी आवक, हमारी जो इनकम है यहाँ तो बढ़ नहीं सकती है। जूते का काम आप कब से कर रहे हैं? किस उम्र से? 20 साल से। 20 साल हो गए। 20 साल में आप अब तक 1 लाख रुपया भी नहीं जोड़ पाए अपने? नहीं, 20 साल में मैं 9 साल तो बड़े भाई के साथ रहा था ना, मैं 2001 से घर के बाहर आया हूँ। 25 साल की जब तक मेरी उम्र हुई तब मैं घर में रहा था, तो खाने का पैसा बड़े भाई को देता था, तो उसके बीवी बच्चे का पूरा करता था। उसकी बीवी थी, उसके 4 बच्चे थे, तो दोनों भाइयों से मिलकर वो घर चलता था। ऐसा 2001 को भी तो 13 साल हो गए।
2001 को भी तो अब 13 साल हो हाँ। गए। आप इन 13 सालों में भी 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए नहीं जोड़ पाए अपनी जिंदगी 2001 बाद तो मैं किराया भरता हो गया और फिर कहाँ से मेरे पास होगा। मैंने जब घर छोड़ दिया तो मैं जब दंगा हो गया उसके बाद में मैं किराया भरता हो गया हूँ 2002 से। तो भविष्य को लेकर चिंता नहीं होती, कल कैसे जीवन चलेगा? शादी भी नहीं की, परिवार भी नहीं है, परिवार जो भाभी हैं भाई है उनसे भी आप अलग हो गए, अकेले ही रहते हैं। मैं वर्तमान जो बोलते हैं ना उसमें जीने वाला इंसान हूँ। भूतकाल में क्या हुआ उससे मेरे कोई वो नहीं है और भविष्य में क्या उसकी चिंता करता नहीं है। बराबर है। आज मैं जीने वाला इंसान हूँ बस। भविष्य की चिंता नहीं है। भविष्य की चिंता नहीं अपने को, क्योंकि अपने किसी का पूरा किया नहीं तो अपने को ऊपर वाले पे भरोसा है कि अपना भी कुछ पूरा होने वाला नहीं है। जब बुढ़ापा आएगा तो देखा जाएगा। जवानी में प्यार करने वाली मिलेगी, बुढ़ापा में कोई सेवा करने वाली भी मिल जाएगी। मिल जाएगी। जवानी में मिले प्यार करने वाला? हाँ मिली आप? चली थी वो टाइम पे चला था हमारा प्यार, चला था। कब? 5 साल तक हमारा जहाँ रेसिडेंट था। फोटो आने से पहले या फोटो आने के बाद? उसके पहले 2002 से पहले। फोटो आने से पहले उसकी शादी हो चुकी है। 2000 में उसकी शादी हो चुकी है। फोटो देख के किसी ने प्यार नहीं किया आपसे? ऐसे जब इतनी फोटो आपकी छपी अलग अलग अखबारों में, मैगजीन में, तब कोई नहीं मिली आपको प्यार करने वाली? मैंने एक ही बार प्यार किया है, उसके बाद प्यार नहीं किया है। तो और उसके पहले मेरा प्यार हो चुका था, खत्म भी हो चुका था। ऐसा तो उस प्यार की वजह से ऐसा तो नहीं आप शादी नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्यार बहुत ऐसा नहीं, ऐसा मैं देवदास भी नहीं हूँ। ऐसा मैं देवदास भी नहीं हूँ क्योंकि मेरा तो उसमें कोई गुनाह नहीं है ना। मैं तो उससे शादी करना चाहता था लेकिन उसकी समाज अलग थी, हमारी समाज अलग थी, इसके लिए शादी नामुमकिन थी। अभी भी कोई प्यार करने वाली मिलेगी तो आप शादी करेंगे? अब तो नहीं करूँगा क्योंकि एक तो मेरी अपनी जान का खतरा हो गया ना। किसी को अपने विधवा नहीं बनाना चाहते, कभी भी क्या हो सकता है। आपको जान का खतरा है? खतरा तो है ना, कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किस तरह से खतरा है? सिर्फ उस एक तस्वीर की वजह से जान का खतरा है? हाँ, ये उसी वजह से बस। ऐसा लगता है आपको जान का खतरा लगता है। किस तरह का खतरा है? कहीं भी मैं अगर ये मुसलमान के लिए मैं जा सकता हूँ तो कोई जो कट्टरवादी इंसान जिसको बोलते हैं ना, जो सीधे इंसान है मुसलमान है, उसकी तरफ से मेरे को डर नहीं। लेकिन जो नफरत की भावना रखते हैं, जो उत्तराखंड का बदला लेना चाहते हैं, ऐसे लोग शायद मेरे पे हमला कर सकते हैं। ऐसा क्योंकि हमारे देश की मैंने पहले बोला ना कि जो राजनीति है, जो सामाजिक, वो उसमें कोई इंसान अगर थोड़े इंसान गलत काम करते हैं उसको पूरी उनको जिम्मेदार गिना जाता है। जैसे कि गुजरात में 2-5 हज़ार मुसलमानों ने गलत काम किया तो पूरे गुजरात के मुसलमानों पर हमला चालू हो गया था। पूरी कौन को गुनहगार मान लिया था लोगों ने। जैसे उसके बाद जो मुसलमानों पर अत्याचार हुआ है तो अब मुसलमान भी पूरे गुजरात को ही गुनहगार मानेंगे ना, किसी भी मुँह मानेंगे। और 1-2 बार यहाँ हमला भी हो चुका है ना, इस तरह अक्षरधाम पे हमला हुआ, कितने लोग मारे गए। उसके बाद में बम ब्लास्ट भी हुए, 2008 में बम ब्लास्ट भी हुए 10 जगह और बेगुनाह लोग मारे गए, बच्चे ये सब मारे गए। ऐसा है मतलब कि आज का आज़ादी के बाद हज़ारों साल से चलता है, औरंगजेब के टाइम से चलता है। मैंने इतिहास पढ़ा, जब पढ़ता था इतिहास पढ़ता था और आज भी ये चल रहा है। हम नहीं चाहते कि चलता रहे लेकिन इसका कोई एंड आ नहीं रहा है। किस वजह से हो रहा है तो हम मैं भी नहीं जानता, लेकिन हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है, बस चलता रहे। अभी थोड़े देर 6 महीने पहले मुजफ्फरनगर में भी हुआ था, मीडिया में मैंने देखा था मुझे कौमी दंगे हो गए। ऐसा अशोक, ये आखिरी सवाल आपसे कि आपको कैसे लगता है कि ये सब चीज़ें रुक सकती हैं? रुक सकती है लेकिन ये पब्लिक की समझदारी पे रुक सकती है, हिंदू मुसलमान की समझदारी पे रुक सकता है कि जब भी कोई इंसान कोई गलत काम करते हैं, किसी भी समुदाय को, हिंदू समुदाय का, मुसलमान समुदाय, तो पूरी कौम को जिम्मेदार नहीं गिनना होता है। और इसी टाइम पे जो मुसलमान धर्मगुरु या हिंदू धर्मगुरु है उन टाइम को उनको तुरंत एक्शन में आ जाना चाहिए, अपनी समाज को शांति की अपील करनी चाहिए। जैसे अक्षरधाम पे हमला हुआ तो प्रमुख स्वामी बाबा ने तुरंत ही पब्लिक पे वो